viewers, welcome back to the channel. स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है कि आज हम रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 80G ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 इसमें 80G का रजिस्ट्रेशन हम कैसे कराएंगे इसके बारे में बात करेंगे। आज का ये पूरा वीडियो आपको एंड तक देखना है सो दैट आपको पता चल जाए कि 80G को आपको कैसे अप्लाई करना है एंड उसके आगे अप्लाई करने के बाद भी आगे का क्या प्रोसेस होगा हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। मैं आपको ऑनलाइन 80G फॉर्म फिलअप करना बताऊंगी। मतलब 80G के रजिस्ट्रेशन के लिए जो फॉर्म भरा जाता है जो कि 10G होता है, तो वो कैसे ऑनलाइन फिल करना है, उसके साथ क्या क्या अटैचमेंट लगाने हैं, क्या क्या डूज एंड डोंट्स हैं, तो ये सब जानने के लिए आपको मेरे साथ एंड तक बने रहना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 12A का रजिस्ट्रेशन हम ऑलरेडी इसके बारे में एक वीडियो हमारा ऑलरेडी चैनल पर है, अपलोडेड है। उसके बाद जो उसकी प्रोसीडिंग्स होती है 12A के लिए आप अप्लाई करते हो फॉर्म नंबर 10A में, और उसके बाद वो आपसे डिपार्टमेंट क्वेश्चन आयर भेजता है और उसकी आगे की जो प्रोसीडिंग्स होती है, इसके एक तो रजिस्ट्रेशन का वीडियो और एक प्रोसीडिंग्स का वीडियो, ऐसे दो वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी है। आप हमारे चैनल पर से उसे देख सकते हैं। 80G का जो बेसिकली रजिस्ट्रेशन होता है, आप सभी जानते हैं कि 12A का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो भी सोसाइटी होती है, एनजीओ होता है, इन सबको बेनिफिट मिलता है इनकम टैक्स में बाय वे ऑफ डिडक्शन। एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं ये जो भी इनकम डिराइव करते हैं, ये जो भी डोनेशन या रिसीव करते हैं, उसके बेसिस पर उनको उसका एग्जेम्पशन मिलता है। तो अब ये तो हो गया सोसाइटी का और एनजीओ का रजिस्ट्रेशन। अब आप कहेंगे कि अगर हम जैसे ये सोसाइटी और ये जो एनजीओ होते हैं, इनकी खुद की सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये लोग नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। इनका जो बेसिक सोर्स ऑफ फंड होता है वो है डोनेशन। तो डोनेशंस को लेकर ये अपना जो भी है चैरिटी या जो भी सोसाइटी से बेटरमेंट के लिए जो भी टास्क होते हैं उसे करते हैं। तो अब आप ये कहेंगे कि चलो हमने उन्हें डोनेट कर दिया, उन्होंने रजिस्ट्रेशन ले लिया 12A में, और फिर उनको उसका जो भी इनकम टैक्स का डिडक्शन है वो उन्होंने अवेल कर लिया। अब जब मैं डोनेट कर रही हूँ, मैं एज अ डोनर, डोनी को तो उसका क्योंकि उसने 12A में रजिस्ट्रेशन लेके रखा हुआ है, इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन वो क्लेम कर लेगा। पर जब मैं एज अ डोनर कुछ दे रही हूँ तो क्या मुझे कोई एग्जेम्पशन अवेलेबल है? जैसे मैंने किसी रिसर्च फाउंडेशन को डोनेशन दिया हुआ है, तो उसका क्या मुझे बेनिफिट मिलेगा? यस, द आंसर इज यस, हमें ये बेनिफिट मिलेगा। ये बेनिफिट हमें तभी मिलेगा जब जिस सोसाइटी को या जिस रिसर्च फाउंडेशन को या जिस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को हमने जो डोनेशन दिया हुआ है वो हमें एक सर्टिफिकेट दे अंडर सेक्शन 80G। इसी वजह से रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 80G इंपॉर्टेंट होता है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है बिकॉज अगर आपके पास 80G का रजिस्ट्रेशन होगा तो जो डोनर्स डोनेट करना चाहते हैं उनको उसका बेनिफिट भी मिलेगा एग्जेम्पशन क्लेम करने का, एंड प्लस आपके पास जो सोर्स ऑफ फंड्स जो आ रहे हैं उसका जो बेस है वो बढ़ जाएगा। सो इट इज एडवाइजेबल कि आप 12A एंड 80G का रजिस्ट्रेशन लीजिए। तो आप मेरे साथ एंड तक चलिए, मैं आपको इसकी प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही बताती हूँ, क्या क्या आपको करना है, क्या क्या नहीं करना है। दोस्तों, अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट आया हुआ है 2021 में। ये जो जितने भी न्यू एप्लीकेशन, फिनांस एक्ट 2020 ने इसको अमेंड किया है। ये काफी अर्से से अनअमेंडेड सेक्शन रहा है, जब से मेरे ख्याल से लॉ बना है तब से। इसमें बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि इसमें कुछ रिविजन आएंगे, तो ये रिविजन आए हुए हैं, अपडेट आए हुए हैं। तो जो भी आप न्यू रजिस्ट्रेशन, जो भी एप्लीकेशन आप भरेंगे 1 अप्रैल 2021 के बाद, तो वो सिर्फ आपको 3 साल के लिए मिलेगा। एंड उसके बाद आपको 80G का जो रजिस्ट्रेशन है 3 साल के खत्म होने से 6 महीने पहले ही आप उसको अप्रूवल के लिए दोबारा से दे सकते हैं, एंड वो 5 इयर्स के लिए वैलिड होगा। अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन आपके पास ऑलरेडी है तो भी आपको इसमें एप्लीकेशन करनी है, रीवैलिडेट करना है अपने उस रजिस्ट्रेशन को। कुछ खास डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते हैं, बट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो 1 अप्रैल 2021 से पहले ये जो री अप्रूवल है ये 5 साल के लिए वैलिड होगा।
तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। अगर आप न्यूली रजिस्टर्ड हैं तो आप ध्यान रखें, आपको अप्लाई करना है, 3 साल के लिए आपको वैलिडिटी मिलेगी, उसके बाद 5 साल के लिए। ऑलरेडी आप है तो आपको सीधे जो भी रिवैलिडेशन जो होता है वो आपका 5 साल के लिए हो जाएगा। मैं अब आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगी कि हमें इसमें क्या करना होगा। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, एपीजी का रजिस्ट्रेशन यूं ही नहीं मिल जाता है कि आपने अप्लाई कर दिया, डिपार्टमेंट ने आपको दे दिया। उसके पहले कुछ कंडीशंस आप देख लीजिए, क्योंकि आप अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेंगे एंड आप अप्लाई कर देंगे एपीजी के लिए तो वो 100% रिजेक्ट होगा। तो हम कोई भी ऐसा काम ना करें जिसमें हमारा टाइम एंड एफर्ट जाए एंड उसके बाद भी हमारा काम ना हो। तो उसके पहले ही मैं आपको ये सेटिस्फाइड कंडीशन बता देती हूँ जो आपको सेटिस्फैक्टरली कंप्लाई करनी है, सो दैट अपना एटीजी का रजिस्ट्रेशन बहुत ही इजीली आसानी से ले सकें। एटीजी Section 80G5 prescribes certain conditions to be satisfied to get the approval under Section 80G। सबसे पहली बात है कि जो भी इंस्टीट्यूशन होगी उसका जो बेस होगा वो इंडिया में होना चाहिए। The institution should be established in India for charitable purpose। एंड उसका जो पर्पस होगा वो सिर्फ चैरिटी के लिए होगा, कोई भी प्रॉफिट मोटिव नहीं होगा। इफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ फंड, अगर वो जो भी आपकी जो सोसाइटी है या जो भी है, अगर वो क्लॉज नंबर 11 एंड 12 में सेक्शन 23AA की क्लॉज में लेती है अपना एग्जाम्पशन, तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसकी कोई भी इनकम जो है वो टैक्सेबल इनकम नहीं होनी। आप समझ रहे हैं, बिजनेस इनकम नहीं होनी। अगर वो फंड जो है या इंस्टीट्यूशन जो भी है वो इनकम प्रॉफिट और गेन से आता है तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा, नहीं तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो सारी की सारी आपको इनकम कंसिडर कर लेगा एंड फिर वो आपको टैक्स लगा देगा। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर आप सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं तो आपको बाइफिकेशन रखना है कि कौन सी प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव से आई है। Donations made to the institution of fund are not used by directly or indirectly for the purpose of such business। Donations जो भी आपने रिसीव किया है वो उस बिजनेस में आपने नहीं लगाया हुआ है, चाहे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली यहाँ पे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही क्या कहते हैं डिबेटेबल कॉन्सेप्ट होता है जब आपको अर्ग्यू करना होता है डिपार्टमेंट के सामने। तो इट्स बेटर कि आप ये काम ना करें। अगर आपको इनकम कोई भी चैरिटी के लिए, बेशक आपको अगर कोई बिजनेस आपका चल रहा है साइड बाय साइड, तो उसे अलग नाम से कीजिए। दिस इज जस्ट अ टिप एंड हिंट कि आप इन चीजों से कैसे बच सकते हैं। तो बेसिकली मेरा एडवाइस हमेशा यही होता है कि जब भी आप 12 या 80 के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें तो ये वाले क्लॉज में आप फंस नहीं जाए, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत सारा आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा जब भी अगर कमिश्नर ने आपको कॉल किया बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ, वहां पे जरा सा भी थोड़ा उनको लगा कि ऐसा कुछ अदरवाइज हो सकता है, या बेशक आप फंड्स यूज नहीं कर रहे हो अपने बिजनेस में, बट डिपार्टमेंट शुड नॉट गेट द फीलिंग ऑफ इट कि आप अपने फंड्स कहीं पे डाइवर्ट कर रहे हो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है एंड बहुत श्योर हो जाइए आप अलग नाम से आप अलग काम कर लीजिए, बट इसमें एक्सक्लूसिवली इसको आप डोनेशंस पे रखिएगा, कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं। The institution of fund issues to a person making the donation a certificate to the effect that it maintains separate books of account। ये मेरी फॉर्म स्ट्रॉन्ग एडवाइस है कि आप ऐसा कोई भी बिजनेस ना करें कि आपको ऐसे बाइफिकेशन अलग अलग रखने हों, नहीं तो हमेशा वहां पे क्वेश्चन मार्क होता है। यू विल ऑलवेज हैव टू एक्सप्लेन टू द डिपार्टमेंट। सो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ऐसा कुछ ना करें। ऑफकोर्स ये प्रोविजन है तो मैं आपको बता रही हूँ कि पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों चीजें कर सकते हो, बट देन व्हाई टू मूव विद अ क्वेश्चन मार्क, आप क्वेश्चन मार्क के साथ न चलें। The instrument under which the institution is constitution shall not contain any provision for transfer of application। यहाँ पे जो पॉइंट है इस वाली स्क्रीन पे जितने आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये जो ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इनकम और असेट्स अदर देन चैरिटेबल पर्पस, ये वाला क्लॉज, यानी ये जो क्लॉज है कि किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या कास्ट के बेनिफिट के लिए नहीं बनाई हुई है सोसाइटी, एंड एक जो क्लॉज है कि वो रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर रखते हैं, ये सारा बेसिकली ना ये वो पॉइंट है जो आपके डीड में होना चाहिए। तो अगर आपके डीड में ये पॉइंट्स नहीं है तो जब आप 12 के लिए अप्लाई करते हैं आप मेरा वो वीडियो देखिएगा 12 की प्रोसीडिंग्स वाला, उसमें डिपार्टमेंट ने हमें क्रॉस कॉल फॉर किया हुआ है, उन्होंने मांगा है हमसे ये वाले स्पेसिफिक क्लॉजेस कि ये आपके डीड में नहीं है, आप इसको ऐड कीजिए। तो अगर आपकी जो बेसिक डीड है उसमें आप ये ऑलरेडी ये सारे क्लॉजेस ऐड करके रखोगे तो आई डोंट थिंक कोई भी डिपार्टमेंट से ऐसी क्वेरी आएगी।
एंड दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक और ये एक्सक्लूसिव क्लॉज है जिसका आपको ध्यान रखना होगा. So the institution should be either constituted as a public charitable trust or registered society or a company registered under Section 8 of the Companies Act 2013 or is a university established by law. तो आप ये भी देख लीजिए, ये वाला भी पॉइंट अगर आप सेटिस्फाई करते हैं तो भी आपको ये वाली कंडीशन, आपको इस वाली कंडीशन में भी आपको एटीजी का सो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो एटीजी का रजिस्ट्रेशन है वो फॉर्म नंबर 10G में जाएगा. अप्लाई जो हम एटीजी के लिए करेंगे वो फॉर्म नंबर 10G भरना होगा, ऑनलाइन भरना होगा उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पे. मैं अभी आपको पोर्टल पे लेके चलूंगी. बट एक चीज का विशेष ध्यान रखिए आप कि 12A का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है एटीजी के रजिस्ट्रेशन के लिए. आप दोनों रजिस्ट्रेशन के लिए साइमल्टेनियसली अप्लाई कर सकते हैं. मैं प्रेफर भी यही करूंगी, आपको एडवाइस भी यही दूंगी कि आप 12A के रजिस्ट्रेशन के साथ ही एटीजी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दीजिए. सबसे पहले 12A आप 10A में भर दीजिए एंड उसके बाद इमीडिएटली आप एटीजी का जो एप्लीकेशन है फॉर्म नंबर 10G में आप उसे फिल कर दीजिए. दोनों की अटैचमेंट लगभग ऑलमोस्ट सेम है. सो कोई इश्यूज नहीं है. जैसे ही आपका 12A अप्रूव हो जाएगा आपका एटीजी भी अप्रूव होने के 100% चांसेस है. सो इट्स बेटर यू अप्लाई फॉर एटीजी. तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में मैं आपको बता दूं. डॉक्यूमेंट्स के पोर्शन पे आने से पहले मैं आपको सीधे ऑनलाइन लेके चलती हूँ, तो वहां पे जो डॉक्यूमेंट्स का पार्ट आएगा तब हम ये चीजें डिस्कस कर लेंगे. सो ये मैं अपने होम पेज पर से मैंने लॉगिन कर लिया है अपने अकाउंट को. इसमें मैं जाऊंगी ई फाइल में. ई फाइल वाले टैब में आपको जाना है. अभी मैं डैशबोर्ड के टैब पर हूँ, आप ई फाइल वाले टैब पे जाइए. इनकम टैक्स फॉर्म यू हैव टू सेलेक्ट. इस टैब को क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये वो जो पेज ओपन हो रहा है उसमें यू हैव टू सेलेक्ट द फॉर्म नंबर. फॉर्म नेम में हम 10G सेलेक्ट करेंगे. ये देखिए ड्रॉप डाउन में ये फॉर्म नंबर 10G आ रहा है. एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 80G5 क्लॉज 4 क्लॉज 6 चैरिटेबल फंड इंस्टीट्यूशन. ओके, सो हम इसको सेलेक्ट करेंगे. सबमिशन मोड एक ही है, प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन. एंड अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे. कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमारा नेक्स्ट पेज ओपन होगा. सो वी हैव योर इंस्ट्रक्शंस. सबसे पहला इंस्ट्रक्शंस का टैब है, इसे आपको ध्यान से पढ़ना है. ये ऑलमोस्ट सेम होता है सारे ही ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग में. एस्ट्रिक वाली फील्ड कंपलसरी होती है. आपको बैक बटन प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं है, वरना वो आपको लॉग आउट कर देगा, बाहर निकाल देगा, आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी. सो सारी की सारी जो अमाउंट्स है वो आपको INR में देना है. एंड मेरे ख्याल से डेसिमल्स भी अलाउड नहीं है, यहाँ लिखा नहीं है बट डेसिमल्स भी अलाउड नहीं है. परसेंटेज का साइन यूज नहीं करना होता, ये भी बहुत कॉमन चीज है, आप ध्यान रखिएगा. यहाँ शायद दिया नहीं होगा बट यू डोंट हैव टू यूज द परसेंटेज साइन. कैलेंडर दिया हुआ है तो प्रेफरेबली आप कैलेंडर को ही सेलेक्ट, कैलेंडर से ही डेट को सेलेक्ट कीजिए. ग्रे जो भी एरियाज होते हैं वो नॉन एडिटेबल होते हैं क्योंकि वो आपका फेच्ड अप डेटा होता है, ऑलरेडी डेटाबेस में से पिक्ड अप डेटा होता है. अगर आपको उसे चेंज करना है तो आपको आपके प्रोफाइल वाले सेक्शन में जाके उसे अमेंड करना होगा. कोई भी ऐड या डिलीट रो करनी है तो आपको ऑप्शंस वहां पे दिए हुए हैं नीचे, उसमें से ही आपको लेना है. हाँ, यहाँ दिया हुआ है कि परसेंटाइल द इंफॉर्मेशन, जहाँ भी परसेंटेज की इंफॉर्मेशन मांगी है वहां पे आप परसेंटेज का सिग्नेचर यूज नहीं कीजिएगा. दिस इज इम्पोर्टेंट कि आपके जो सिस्टम है जिस पे भी आप इसको अप्लाई कर रहे हैं उसमें JRE वर्जन 1.7 या उसके ऊपर का होना चाहिए, तभी ये आपको सक्सेसफुली करने देगा. वरना वो आपको कई बार एरर देता रहेगा एंड आपको कभी भी उस एरर को फिक्स नहीं कर पाओगे. आप सोचते रहोगे कि साइट में प्रॉब्लम है बट एक्चुअली साइट में प्रॉब्लम नहीं होता है. ऐसी क्वेरीज में तो बहुत बार आती है कि हमारा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, सिस्टम बाहर इमीडिएटली लॉग आउट कर देता है. तो मैंने अपनी कुछ वीडियोस में ये वाला भी ऑनलाइन भी बताया है, ये वाली ट्रिक कि आपको जब ऐसे वो बाहर फेंक देगा तो फिर आपको क्या करना है. सो इसीलिए कहती हूँ मेरे साथ आप एंड तक बने रहेगा बिकॉज मैं आपको, क्योंकि ऑनलाइन काम करती हूँ मैं, ये पहले से कुछ नहीं करती हूँ, तो आपको भी अगर इमीडिएटली जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो हम इमीडिएटली उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ट्रबल शूट कर सकते हैं. प्लीज वेरीफाई द फॉर्म accompanying attachments documents before you submit. Yes, documents and attachments पे भी हम बात करेंगे. It is good practice to save your work frequently. Yes, हम frequently save करें, ये अच्छी practice है, हम normally save करते हैं. So now we have this gray areas filled up.
तो मैं इसको लेके आगे बढ़ती हूँ। एस्ट्रिक वाली चीजें बस आप चेक कर लीजिए, पिन कोड, पोस्ट ऑफिस, एरिया, लोकेलिटी, ये सब ऑटोमेटिकली आ रहा है। सो इट्स अ फेच्ड अप डेटा, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। मोबाइल नंबर जहाँ पे एस्ट्रिक लगा हुआ है वो भी फेच्ड अप है, मोबाइल नंबर 2 भी फेच्ड अप है। पार्ट नंबर बी, पार्ट नंबर ए में नॉर्मली आपकी परमानेंट इंफॉर्मेशन आती है जो मैक्सिमम फिल्ड अप होती है। पार्ट नंबर बी पर है हम, लीगल स्टेटस। प्लीज स्पेसिफाई वेदर द फंड इंस्टीट्यूशन इज रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्टर। मेरी जो ये सोसाइटी है जिसके लिए मैं एटीजी अप्लाई कर रही हूँ, वो रजिस्टर्ड अंडर दी सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 है। ओके, सो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। एंड प्लीज स्पेसिफाई नेम ऑफ द लॉ अंडर विच दी सोसाइटी। तो ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है, इसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देखेंगे और उससे आप इस वाली इंफॉर्मेशन को फिल इन करेंगे। तो मैंने इसमें कौन से एक्ट में रजिस्टर्ड है इसकी भी एंट्री कर ली है। एंड हम इसमें पर्पस डालेंगे। पर्पस में बेसिकली हमें जो रिलीफ, जो हमारे बायलॉज होते हैं, बायलॉज को देखना है और बायलॉज के अकॉर्डिंग हमने उसमें क्या क्या सिलेक्शन किए हुए हैं उसी को आप अगर डालें तो वो बहुत ही स्पेसिफिक एंड टू द पॉइंट होता है। तो मैंने इसमें ये ऐड कर लिए हैं एंड मैं अब इसमें और ऐड कर लेती हूँ। ऐड करने के लिए आपको पता ही है कि हमें इसमें स्पेसिफिक कॉलम्स लेने होते हैं। यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन में से सेलेक्ट कर लीजिए। मेरा रिलीफ टू द पुअर भी है एंड देन आई हैव दिस एजुकेशन आल्सो, आई हैव मेडिकल रिलीफ आल्सो, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट भी है हमारी सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव, एंड देन वी हैव आर्टिस्टिक ऑफ हिस्टोरिक इंटरेस्ट, इसमें भी है हमारा। बायलॉज में ये सारी चीजें हमारे एडेड हैं, इसलिए मैं बायलॉज को लेकर चल रही हूँ। सो आई हैव ऑलरेडी सेलेक्टेड, ये सारे के सारे मेरे पॉइंट्स हैं। तो मेरी ये एक लाइन एडिशनल हो गई है, मैं इसे यहाँ से डिलीट कर दूंगी। आप ध्यान रखिएगा ये सारे टिक्स हटाने हैं आपको, नहीं तो फिर वो सब भी डिलीट हो जाएंगे। सो नाउ आई मूव अगेन, आगे मैं चलूंगी। इन केस ऑफ एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी प्लीज प्रोवाइड, ये मैंने सेलेक्ट नहीं किया हुआ है, हम कोई भी एडवांसमेंट नहीं कर रहे हैं। Whether it involves the carrying of any activities in the nature of trade, commerce or business, तो ये सारा क्योंकि मैंने यहाँ पे सेलेक्ट ही नहीं किया है। अगर मैंने यहाँ पे, मैं आपको बता देती हूँ, जैसे मैंने अगर यहाँ पे सेलेक्ट किया होता एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे देखिए वो ऊपर सेलेक्ट करते ही यहाँ पे हाईलाइट हो गया, यहाँ से मैं सेलेक्ट कर सकती हूँ। अब जब मैं इसको डिलीट कर दूंगी तो नीचे का ऑटोमेटिकली ये भी डिलीट हो जाएगा। तो ये डिलीट होते ही ये भी हाईलाइट से हट गया है। तो मैं अब इसको सेव ड्राफ्ट कर देती हूँ एंड देन आई एम गोइंग बैक अगेन ऊपर जस्ट टू डू दिस। तो अब ये सब ग्रेड आउट सेक्शंस हैं, अनएडिटेबल है, नॉन एडिटेबल है, तो हम आगे चल रहे हैं। तो अगर आपने वहां पे यस ऊपर जो एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया होता तो ये सब आपको भरना होता। भर सकते हैं अगर आपके पास ऐसा है तो, मेरे केस में नहीं है इसीलिए यहाँ पे ये ग्रेड आउट हो गया है। नेक्स्ट हम चलेंगे इन केस ऑफ ट्रस्ट, डिटेल्स ऑफ ऑथर्स, फाउंडर्स और सेटलर्स। तो अब हम इसमें बाकी की डिटेल्स फिल इन करेंगे, मैंने ये फिल कर दी है। तो मैंने इसमें फाउंडर्स एंड ऑथर्स का नाम दे दिया हुआ है, आधार नंबर, पैन कार्ड, ये सारी डिटेल आपको इसमें देनी है। जो कंपल्सरी डिटेल्स है वो आप इसमें डाल दीजिए। मैं इसमें सब फिल अप कर देती हूँ। ये डिटेल्स फिल्ड अप हो गई है एंड वी आर मूविंग अगेन। एग्जाम्पशंस एंड अप्रूवल रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे जो है, प्लीज प्रोवाइड ए रेलेवेंट प्रोविजन अंडर व्हिच द इनकम ऑफ द एप्लीकेंट वुड नॉट बी लायबल टू इंक्लूजन इन टोटल इनकम। तो यहाँ पे आपको सेक्शन सेलेक्ट करना है जिस सेक्शन में आप अपना एग्जाम्पशन क्लेम करना चाहेंगे। सो मैंने ये सेक्शन सेलेक्ट कर लिया है, मैंने अपना सेक्शन सेलेक्ट कर लिया है एंड उसके बाद यहाँ पे ड्रॉप डाउन में से मुझे सेलेक्ट करना है रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन, अभी रजिस्टर्ड नहीं है, अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 12, ये भी मेरा हो गया है। अब 2B में हम आ जाएंगे, तो हमें सेलेक्ट करना है, हमने 12A 12AA के लिए अप्लाई किया हुआ है। यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, ड्रॉप डाउन में से मैं इसका डेट सेलेक्ट कर लूंगी, नवंबर
so I have this page also. उसके बाद हम इसमें डिटेल्स ऑफ बिजनेस डालेंगे, whether the applicant derives any income being profits or gains of business। मेरा ऐसा कोई भी इनकम नहीं है, मैंने आपको स्लाइड पे भी एक्सप्लेन किया था कि ऐसी कोई इनकम ना रहे तो बेटर है, अवॉइड करिए आप। तो यहाँ पे मेरा नो रहेगा, नो होते ही ये सारे के सारे कॉलम ऑटोमेटिकली ग्रे आउट हो जाएंगे। अब जो ऑप्शन नंबर 4 पे आ जाते हैं, पॉइंट नंबर 4, वेदर द इंस्ट्रूमेंट अंडर विच द इंस्टीट्यूशन ऑफ फंड इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द रूल्स गवर्निंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ फंड कंटेन्स एनी प्रोविजन फॉर द ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन एट एनी टाइम of the whole or any part of the income or assets of the institution or fund for any purpose other than charitable purpose। मेरा इसमें नो ही रहेगा आंसर। Whether institution or fund is expressed to be for the benefit of any particular religious community or caste, नहीं है, ये मेरा वापस नो रहेगा। Whether ये मैंने सारे पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं ऑलरेडी, आपको रिकलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी मेंटेन्स रेगुलर अकाउंट ऑफ इट्स रिसीट्स, whether the institution of fund maintains regular account of its receipts and expenditures, मेरा इसका आंसर यस रहेगा। Details of demand, whether any demand is outstanding for any assessment year, मेरा इसमें नो है क्योंकि कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है। आप इसको भरने से पहले जरूर अपना अकाउंट चेक कीजिएगा, ये आपको फॉर योर इनपुट फॉर योर एक्शन में आपको मिल जाएगा अगर कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड होगी तो। अगर है यहाँ पे आप यस सेलेक्ट करेंगे तो ये फील्ड हाईलाइट हो जाएंगी, इसमें आपको डिटेल्स देनी होंगी, मेरे केस में नो है तो ये ग्रे आउट हो गई है। डिटेल्स ऑफ रिलीजियस एक्सपेंसेस, अगर आपने कोई भी काम एक्सपेंडिचर जो रिलीजियस नेचर का है तो उसकी डिटेल्स आपको देनी है। हमारी सोसाइटी में ऐसा कोई भी काम हुआ नहीं है जिसमें रिलीजियस फंक्शंस के लिए हमने स्पेंड किया हो। इफ यस प्लीज प्रोवाइड, तो मेरे यहाँ पे नो है तो ये ऑटोमेटिकली ग्रेड आउट है, सो वी आर नॉट फिलिंग दिस। Miscellaneous में आ जाते हैं, whether the trust deed contains clause that the trust is irrevocable, yes, irrevocable trust है। Details of approval under subclause 4, subclause 5, subclause 6 और 6A of section 10 registration under section 12A और 12A rejection of application for approval, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अप्रूवल रजिस्ट्रेशन या इस वाले क्लॉज में हम आ गए हैं, सेलेक्ट क्लॉज, सब क्लॉज एक्सेट्रा। यहाँ पे हम ये वाला ऑप्शन नहीं भरेंगे क्योंकि हमारा कोई एप्लीकेशन कैंसिल नहीं हुआ है। यहाँ पे दे आर स्पेसिफिकली आस्किंग रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 12A और 12AA रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, हमने तो रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं है। यहाँ पे वी हैव मेड फॉर द अप्रूवल, अप्रूवल है ये। यहाँ पे मैं इसका ऊपर वाला ही डिटेल ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट कर लूंगी। इट इज इन द मंथ ऑफ नवंबर मैंने अप्लाई किया हुआ था, तो इट इज 26 नवंबर एंड देन ये मैंने सारी डिटेल्स इसमें भर दी है। एंड नाउ वी हैव दिस, लेट मी जस्ट सेव दिस ड्राफ्ट। ओके, सेविंग इज अ गुड प्रैक्टिस। तो मैंने यहाँ पे मेरा जो आ गया है लास्ट पोर्शन विच इज द वेरिफिकेशन पार्ट, सो मैं कौन हूँ ये डिटेल इसमें मुझे डालनी है। आई विल जस्ट फिल, जो उसे साइन करने वाले हैं तो ऑथराइजिंग पर्सन है सोसाइटी में, ट्रस्ट में, जिसमें भी जिसको भी अथॉरिटी है साइन करने की, आप उसकी डिटेल्स इसमें डाल दीजिए। बाकी की चीजें आपको फिल करनी है इसमें, प्लेस, डेट, डेजिग्नेशन, कंट्री एंड ऑल दिस स्टफ यू हैव टू फिल। रिव्यू एंड सबमिट में अब हम क्लिक करेंगे बिकॉज ये मेरा हो गया है। कोई एरर होगी तो वो बता देगा, बट एरर नहीं है तो वो आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर लेके जाएगा। सो आप देखेंगे प्रीव्यू में ये आपकी वो जो सारी चीजें हैं वो आ रही हैं जो आपने फिलिंग करी हुई है, इट्स ऑटोमेटिकली कमिंग इन। आप इस वाले ऑप्शन, इस वाली स्क्रीन को आप प्रिंट कर सकते हैं एंड इसका प्रिंट आउट लेके आप उसको बहुत तसल्ली से देख लीजिए सो दैट यू डोंट मिस आउट एनीथिंग। आपको कोई भी गलती नहीं करनी है, एक गलती विल टैंटामाउंट, आई मीन वो आपका स्ट्रेट अवे रिजेक्ट करने की पावर रखते हैं अगर आपने कोई भी गलती की है फॉर्म भरने में। तो आपका फॉर्म विदाउट गलती का प्रूफ होना चाहिए, नो गलती शुड बी अलाउड। सो मैं इसको देख रही हूँ अच्छे से आपके ही सामने क्योंकि मुझे इसे सबमिट करना है। सो आई एम डन विद दिस। ओके, तो ये सारी एप्लीकेशन प्रेजेंट है। एक बात का आप ध्यान रखिएगा, नोट्स इसमें अटैचमेंट जो है वो
ऑल दी अटैचमेंट टुगेदर शुड नॉट एक्सीड 50 MB। 50 MB से ज्यादा के अटैचमेंट होने नहीं चाहिए। ऑल दी अटैचमेंट शुड बी इन PDF और जिप फॉर्मेट ओनली। PDF या जिप में ही होंगे ये। देन यू हैव द सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी इंस्ट्रूमेंट document evidencing the creation or establishment of the fund or institution being applicant such as memorandum, articles, trust, deeds, regulations। ये सब आपको यहाँ पे लगाना है। तो मैं इसे अटैच कर देती हूँ यहाँ पे। तो मैंने अपने डॉक्यूमेंट अटैच कर लिए हैं। आपको इंश्योर करना होगा, आप यहाँ पे फोटो रख सकते हैं कि 50 MB से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। अब मैं सबमिट पे क्लिक करूंगी। मैं यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। आप तीनों ऑप्शंस में से कोई सा भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं अपने इस फॉर्म को वेरीफाई करने के लिए। So I already have an EVC to e-verify. I do not have an EVC and I would like to generate EVC to verify. I would like to use Aadhaar OTP to verify. तो मैं अभी आधार OTP सेलेक्ट करूंगी। I would like to use Aadhaar OTP to e-verify. आपका जो भी सेक्रेटरी है या जो भी आपके ऑथराइज सेक्रेटरी है, उनका जो भी मोबाइल नंबर आपने अपडेट किया होगा, ये उनके मोबाइल पे जाएगा एंड आपको फिर उस OTP को फिल इन करना है। तो मैंने इसे अप्लाई कर दिया है। आई वुड लाइक टू जनरेट आधार OTP नाउ। ओके, सो नाउ अब OTP आपको यहाँ पे डालना है। तो जो डॉक्यूमेंट्स हमने अटैच किए हैं उसमें आप ध्यान रखिए ऑडिटेड अकाउंट्स होने चाहिए 3 साल के, या अगर उससे ज्यादा के हो तो वो मिनिमम 3 साल के चाहिए। ये एप्लीकेशन तो ऑटोमेटिकली सिस्टम सेलेक्ट कर लेता है कि आपको किसको रेफर करनी है। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि इसका जो सिग्नेचर्स है, जो मैंने अभी आपको साइनिंग बताया, ये वो ही साइन करेंगे जो कि ऑथराइज्ड हैं कोई भी डॉक्यूमेंट को साइन करने के लिए। तो इसके आगे का जो प्रोसेस होगा, अभी बस हम OTP डाल के उसे सबमिट करेंगे। तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी आपको इन डॉक्यूमेंट्स के साथ बुला सकता है जो भी हमने अटैच किए हुए हैं। वो इसकी ओरिजिनल कॉपी मंगवाएंगे आपसे सो दैट वो उसे वेरीफाई कर सकें। कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर वो चाहें कि उन्हें चेक करना है तो वो एक क्वेश्चन आंसर सेपरेटली इशू करेंगे। जैसे 12वे के लिए उन्होंने किया था, 12वे की प्रोसीडिंग वाला भी मेरा एक दूसरा वीडियो भी मैंने अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पर, आप जरूर देखिएगा उसे। उसी की तरह आपको ये भी भेजेंगे। तो इसका भी टाइम लिमिट है, विद इन 6 मंथ इनको कंप्लाई करना है। अगर विद इन 6 मंथ से आपको नहीं देंगे तो वो ऑटोमेटिकली अप्रूवल ग्रांटेड एक्सेप्ट हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखिए कि अगर कोई भी अमाउंट आपने ये ATG के रजिस्ट्रेशन के बाद, अगर आपका ATG का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाता है तो कुछ कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है कि आपको 2000 रुपए से ज्यादा कैश में लेना नहीं है। आपको सारा का सारा जो भी पैसा है वो बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड या ऐसे मोड से लेना है जो अदर देन कैश हो। तो नहीं तो फिर डिडक्शन मिलेगा नहीं। और इस पे पीनल प्रोविजंस भी आ जाती हैं। आप डोनी, आप क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशन हो, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हो, तो डोनी के नाते आपको अपने डोनर को एक प्रॉपर सर्टिफिकेट देना होगा एंड आपको स्टेटमेंट भी फाइल करना होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, जिसमें आपको सारी डोनेशन की डिस्क्रिप्शन देनी होगी, स्टेटमेंट देना होगा, स्टेटमेंट ऑफ डोनेशन। अगर आपका नॉन कंप्लायंस होता है इन चीजों में तो फिर आपके पास पेनल प्रोविजंस आपके लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो हमने OTP डाल दिया है। आई एग्री टू अपडेट वैलिडेट माई आधार डिटेल्स। अब मैं इसे सबमिट करूंगी। तो सक्सेसफुली हमारा OTP सबमिट हो गया है एंड ये देखिए मैसेज आ गया है दैट फॉर्म नंबर 10G हैज बीन फाइल्ड एंड ये ट्रांजैक्शन एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर सेंड कर दिया है। आप चाहें तो इसको व्यू ई-फाइल रिटर्न्स में जाके इसको देख सकते हैं। आपको सिर्फ यहाँ पे अदर फॉर्म्स का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, सबमिट में जाएंगे तो आप देख सकते हैं आज की डेट में हमने 10G सबमिट कर दिया है। सक्सेसफुली ई-वेरीफाइड। अब हम बैक जाएंगे। अब हमारा काम हो चुका है, हमने तो सक्सेसफुली ई-वेरीफाई भी कर दिया है। सो नाउ अब वी हैव टू वेट फॉर द डिपार्टमेंट कि वो हमें कब कॉल करें हमारे नेसेसरी इंफॉर्मेशन के साथ, सो दैट हम फिर उसका कंप्लायंस करें एंड वो हमें सेक्शन 80G में हमें अप्रूवल दे सकें। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपको
नेक्स्ट जो भी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से आता है उसका प्रॉपर कंप्लायंस करना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने इसमें बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है, इसे ऑनलाइन प्रॉपर सबमिट करना बताया है। अभी तक अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो आप कीजिए, बिकॉज ऐसे ही वीडियोस में हमेशा लाती रहती हूँ, सो दैट सब इसका बेनिफिट ले सके। लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स कोलीग्स के साथ, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। बेल बटन आइकन जरूर हिट कीजिएगा, सो दैट सबसे लेटेस्ट वाले जो भी वीडियोस हैं वो आपको इमीडिएटली मिले और आप उसका बेनिफिट ले सके। मेरे साथ एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेरीज हमेशा इनवाइटेड हैं, कमेंट्स में आप मुझे जरूर लिखिएगा। आई लव टू रीड दी कमेंट्स एंड उनका आंसर देना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। इट कीप्स मी मोटिवेटेड ऑल्सो। सो स्टे फिट एंड हेल्दी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।